बताओ, मेंडल्स वो एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा था सैटरडे को, जो वीडियो वगैरह दिखाई थी? उसमें यह था कि उसने 2 प्लांट के मैम लिए जीन्स। उसमें मैम इसका कमेंट किया तो मैम जो पहला F1 होता है उसमें मैम सिर्फ फर्स्ट प्लांट के मैम फीचर्स आते हैं, लेकिन फिर जब F2 होता है उसमें मैम एक प्लांट में दूसरे प्लांट के फीचर्स आते हैं। और फर्स्ट F1 जनरेशन में कौन से प्लांट के फीचर आते हैं? उस प्लांट को क्या कहते हैं हम? प्लांट को क्या कहते हैं? नॉर्मली हम कुछ कहते हैं, होमोलॉजी से सब रेजिस्टिव और डोमिनेंट नहीं पढ़ा था? रेजिस्टिव एंड डोमिनेंट, ये जो कैपिटल टी क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है, और स्मॉल टी क्या होता है? रेजिस्टेंट था ना, क्या था वर्ड? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये और तो पहले जो F1 जनरेशन होती है उसमें तो डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, और सेकंड जनरेशन में हमारे 3 तो डोमिनेंट आ रहे हैं और एक जो है वो रेजिस्टिव आ रहा है ना? 3:1 का पढ़ा था ना? यस मैम। आज कहाँ से करना था मैम नीचे मैम ये मेडुलम ऑफ कुछ था, मैं ऊपर लेना वापस मैम और ऊपर थोड़ा। मैम ये 3.4 वाला मेडुलम लॉस ऑफ। अच्छा, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब इसमें 2 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो जो पी प्लांट का हमने पढ़ा था ना, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है, ठीक है? तो इसे याद कर लेना, और जहां भी तुम पी लिखोगे गार्डन। मैं आपकी आवाज कट गया, फिर से बोलना। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम थोड़ी आपकी आवाज कट रही। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो मैम। हेलो, फिर से बोलना मैम आपकी वो आवाज। हेलो मैम, आप आवाज थोड़ा आ फिर रही से है? बोलना जो आप बोले थे पहला। यस मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो ये पी प्लांट है ना, इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम होता है, ठीक है? तो ये आप जहां भी पी लिखोगे उसके ब्रैकेट में लिख देना पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइव। ठीक है, जो पी प्लांट के बारे में पढ़ा था ना अपन, मटर के प्लांट के बारे में, उसका ही साइंटिफिक नेम है। अब आता है इसके मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 2 होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बता रहा है वो कि F1 जनरेशन में जो क्रॉस होता है, मतलब जो होमोजाइगस, ये जो होमोजाइगस प्लांट थे ना हमारे, होमोजाइगस क्या पढ़ा था अपन ने? होमोजेनियस मैम जो सेम हो, जैसे टी हो। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारे दोनों होमोजाइगस प्लांट्स हैं, क्योंकि इसके दोनों जो गैमेट्स हैं, इसमें भी कैपिटल टी है और इसमें भी दोनों स्मॉल टी है। तो ये होमोजाइगस प्लांट हो गया हमारा। तो होमोजाइगस प्लांट में जब भी क्रॉस किया जाता है तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर आता है F1 जनरेशन में। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन F1 जनरेशन always dominant character is expressed and recessive character is not expressed। ठीक है? देखो जैसे यहाँ पे दोनों हमारे होमोजाइगस हैं दोनों प्लांट, अब इनके गैमेट्स जब मिलते हैं तो हमारा सिर्फ कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? टॉल प्लांट का कैरेक्टर आ रहा है, ड्वार्फ का एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा।
हमारा जो Yes, ma'am. चाइल्ड आ रहा है, ऑफस्प्रिंग जो आ रहा है, वो हाइब्रिड टॉल आ रहा है, ड्वार्फ फीचर Yes, ma'am. नहीं आ रहा है, मतलब रिसेसिव प्लांट का फीचर नहीं आ रहा है. तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं. This law is based on the result of Mendel's monohybrid cross. According to this law, when a cross takes place in between homozygous contrasting plants, the character which express itself in F1 generation is called dominant, and the character which does not express itself in F1 is called recessive. समझ आ गया law of dominance? Yes, ma'am. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल में यही लिख देना कि when a pure or homozygous tall plant is crossed with a pure homozygous dwarf plant, in the F1 generation all plants are tall. ठीक है, समझ आ गया लॉ ऑफ Yes, ma'am. डोमिनेंस? Yes, ma'am. क्या बताओ एक बार अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, इंग्लिश में बोलो. Ma'am, in ma'am law of dominance, the in F1 generation, each child is हिंदी में बता दो क्या बोल पता लगा. इसमें हमेशा ये होता है कि मैम जो फर्स्ट F1 होता है उसमें हमेशा डोमिनेट ही करेक्टर आता है सब में, सभी सब में नहीं, लेकिन जो अगर हमारा F2 हमारी जो ऑफस्प्रिंग होता है वो उसमें कौन सा कैरेक्टर आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, और रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आता. ठीक नहीं है. आता. हाँ, क्यों होता है? क्योंकि हमारे ma'am. जो प्लांट्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों कौन से हैं, होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस. है ना. तो जब भी होमोजाइगस Yes, ma'am. प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे तो जो हमारी जनरेशन होगी उसमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा, जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है वो नहीं दिखेगा. अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब इसमें क्या है, उल्टा हो रहा है. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ था, हमने F1 जनरेशन के बारे में बात किया था. अब यहाँ पे है जो है हम F2 अपोजिट बात करेंगे. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और heterozygous of F1 generation, both the alleles separate or segregate to each other. Therefore, it is called a law of segregation, and each gamete carries one allele for one character. Therefore, it is called the law of purity of gametes. If a homozygous plant, TT plant, is crossed with a homozygous dwarf plant in F1 generation, all plants were hybrid or heterozygous tall TT. In the heterozygous condition, both alleles are contaminated with one another. At the time of gamete formation, both alleles segregate from each other and forms different gametes. And during this segregation, dwarfness character reappear again in F2 generation, and phenotypic ratio obtained from F2 is 3:1. तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में कौन सी जनरेशन के बारे में बात किया था, F1 जनरेशन के बारे में. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं सेग्रीगेशन हो रहा है. सेग्रीगेशन मींस कि दो अलील्स आके सेपरेट हो रही हैं एक एक से और फिर आगे जाके मिल रही. फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई थी इसका एक टी आया और एक इसका स्मॉल टी आया और फिर जाके हमारा ऑफस्प्रिंग बना है. तो ये कह रहा है ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, जो गैमेट्स हमारे वो दो अलग अलग जगह से आके जुड़ रहे हैं, तो इसको सेग्रीगेशन कह रहे हैं. दोनों अपनी अपनी जगह से सेपरेट आउट हो रहे हैं, एक यहाँ से सेपरेट हुआ, एक यहाँ से, और फिर आगे जाके दोनों मिले, तो इसलिए हम सेग्रीगेशन कह रहे हैं इसे. ठीक है. और उसके बाद ये जाके इस क्या हो रहा है, ये इम्प्योरिटी आ गई है यहाँ पर. यहाँ पे एक तो हमारा टी कैपिटल है और एक हमारा स्मॉल टी है, तो इसकी वजह से हमारा ये हाइब्रिड टॉल बन गया है. यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई है, मतलब ये होमोजाइगस तो बना नहीं, क्या बन गया, हेट्रोजाइगस. क्योंकि एक इसमें कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है. यही है ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस बन गया है. अब ये हेट्रोजाइगस में आगे जाके कौन सा कैरेक्टर मिलेगा हमें, डोमिनेंट या रिसेसिव. जब हेट्रोजाइगस की आगे मेटिंग होएगी तो वो क्या बन जाएगा,
रिसेसिव मिलता है इसमें ना, जो फूल वाला एग्जाम्पल देखा था इसमें वीडियो में अपन ने, एक सफेद इसमें फूल आ गया था लास्ट में, 3 पर्पल आए थे, तो वही यहाँ पे है कि हमारे 3 तो टॉल आ गए और एक ड्वार्फ निकल गया, मतलब अब रिसेसिव कैरेक्टर हमारा आ गया है। तो फर्स्ट वाले में हमने ये पढ़ा कि दोनों हमारे होमोजाइगस थे प्लांट्स, और उनके जो गैमेट्स थे वो दोनों जब मिले F1 जनरेशन में, तो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ प्लांट में, दैट इज टॉल। ठीक है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या पढ़ा हमने कि हेट्रोजाइगस प्लांट जो हमें F1 जनरेशन से मिला था, हेट्रोजाइगस प्लांट, वो कैसे बना था, इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों एग्रीगेशन। गैमेट्स अपने अपने प्लांट से सेपरेट आउट हुए और एक में फॉर्म हुए थे। अब जो ये फॉर्म हुआ है हेट्रोजाइगस प्लांट हमारे पास, वो उसमें क्या है, एक तो हमारा कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, मींस दिस इज इम्प्योर, इसमें इम्प्योर टॉल है, ये हेट्रोजाइगस इसमें टॉल है। अब जब इसके इसमें गैमेट्स आगे जाके इन गैमेट्स की क्रॉसिंग होगी, तो हमारा कौन सा कैरेक्टर शो होगा हमें, रिसेसिव या डोमिनेंट? रिसेसिव। हाँ, रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा, दैट इज ड्वार्फ। तो अभी ये पूरा जो ये है ना डायग्राम, इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है। और ये बता देना, फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं इसे, जो नंबर्स के फॉर्म में बताते हैं ना कि कितने हमारे टॉल है, कितने ड्वार्फ है, इसको फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो फेनोटाइपिक रेशियो इसका लिख देना। तो हमारे कितने टॉल है, यहाँ पे 3 टॉल है, 3 1 ड्वार्फ है, तो 3:1 का फेनोटाइपिक रेशियो हो गया। जेनोटाइपिक रेशियो कैसे बताते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के फॉर्म में बताते हैं। तो एक जो होमोजाइगस टॉल बना है, एक इसमें ये जो हमारा ये 4 आए हैं, इसमें एक तो जो है ये कौन सा है, होमोजाइगस होमोजाइगस टॉल है, और ये दोनों कौन से हैं, हेटेरोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल, और ये वाला होमोजाइगस होमोजाइगस ड्वार्फ है, क्योंकि दोनों स्मॉल ड्वार्फ टी है ना। तो इसमें ये इसमें जेनोटाइपिक रेशियो है, तो ये भी बता देना कि हमारे कितने हेट्रोजाइगस हैं और कितने होमोजाइगस हैं, बता दोगे ना। और स्मॉल टी जहाँ 2 हैं, तो वहाँ होमोजाइगस टॉल मत लिख देना, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, क्योंकि दिस दोनों ड्राफ्ट स्मॉल टी है, ठीक है ना। इसमें अब बैक क्रॉस कर रहे हैं, बैक क्रॉस में क्या कर रहे हैं कि एक तो हमने ले लिया हेट्रोजाइगस और एक ले लिया होमोजाइगस। अब एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस के बीच में क्रॉस करेंगे, तो फिर देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो बैक क्रॉस में क्या लिखोगे कि इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो बैक क्रॉस में ये लिखना कि the heterozygous plant of F1 generation is crossed with a homozygous plant is crossed with the parent homozygous plant, क्योंकि ये जो टी बना था F1 जनरेशन में, इसका पेरेंट क्या था, इसका पेरेंट तो होमोजाइगस था, इसके दोनों पेरेंट होमोजाइगस है। अब क्या हो रहा है ना, ये इसकी जो ऑफस्प्रिंग मिला, अब इन दोनों में से किसी एक के साथ हम इसे क्रॉस करेंगे, मतलब चाइल्ड को पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, तो दिस इज बैक क्रॉस। तो इन बैक क्रॉस द F1 जनरेशन दैट इज टी इज क्रॉस विद इट्स पेरेंट एंड विच आर होमोजाइगस, ठीक है। ये कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, दोनों ही होमोजाइगस है, तो इनके साथ क्रॉसिंग होगी। Outcross, if F1 generation TT is crossed with a dominant plant, that is outcross. Outcross कब होता है, बैकक्रॉस के टाइप्स हैं, तो फर्स्ट टाइप है आउटक्रॉस। आउटक्रॉस कब होगा, जब हमारा ये टी इसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस होता है। डोमिनेंट पेरेंट कौन सा है, कैपिटल टी। The offspring obtained from this cross were all tall plants. Out of these 50% are homozygous tall and TT and 50% were heterozygous. तो अब जब हमारा जो हेट्रोजाइगस है F1 जनरेशन का हेट्रोजाइगस प्लांट है,
ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हम पेरेंट के डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे हमारे, तो हमारे सारे टॉल ही आएंगे प्लांट्स, पर 50% उसमें हेट्रोजाइगस होंगे और 50% होमोजाइगस होंगे। तो ये देखो, ये टीटी और ये टीटी की क्रॉसिंग कर रहे हैं, इसके गैमेट्स को अलग अलग कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक इसमें तो टीटी में टी ही है, होमोजाइगस है ये। अब इसकी क्रॉसिंग करके बता रहे हैं। तो ये टी जब इन दो टी से मिल रहा है तो कैसे हो रहा है, ये तो टी हो रहा है और ये हाइब्रिड हो रहा है ना। हाँ, अब इसका 2 बार टी इसलिए नहीं लिखा टॉल वाले का कि तुम 2 बार करोगे तब भी तो यही आएगा ना। अब वापस से एक और मैं ऐसे ही टेबल बना के बता दूं तो भी, तो हमारे क्या हो रहा है, दो तो हमारे क्या हो रहे हैं, होमोजाइगस टॉल आएंगे। अगर मैं सेम टेबल एक और बार यहाँ बना देती हूँ, क्योंकि एक और गैमेट है अभी अपने पास, ये वाले का डोमिनेंट टॉल का, ये होमोजाइगस वाले का एक और टी है हमारे पास। अगर हम उससे भी यहाँ पे टेबल में बना देते हैं तो वो भी 2 टीटी और एक ऐसा टीटी आ जाएगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला। तो क्या हो रहा है इसमें, दो तो हमारे पास होमोजाइगस टॉल आ रहे हैं और 2 हेट्रोजाइगस टॉल आ रहे हैं। मींस 50% आर होमोजाइगस एंड 50% आर हेट्रोजाइगस। अब इसका फेनोटाइपिक रेशियो बता दिया है। फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, पूरे हमारे टॉल प्लांट्स हैं तो 100% ही टॉल प्लांट्स हैं। और जेनोटाइपिक रेशियो में क्या बता दोगे, हेट्रोजाइगस कितने आए हैं, एक हाँ, एक हेट्रोजाइगस है, एक होमोजाइगस है। 50% जो है होमोजाइगस, 50% आर हेट्रोजाइगस। अब है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में उल्टा हो रहा है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, आउट आउट क्रॉस में हमने क्या किया था, जो ऑफस्प्रिंग था उसको डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया था। अब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में उल्टा हो रहा है, जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, ड्वार्फ प्लांट है जो हमारा, उसके साथ क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 50% तो हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ आ रहा है और 50% हेट्रोजाइगस टॉल आ रहा है। ये है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे क्रॉसिंग बताई हुई है। अब इसके ड्वार्फ के दोनों टी ही स्मॉल है तो एक ही ले लिया हमने, और ये जो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है इसके दोनों गैमेट्स निकाल लिए, इनको क्रॉस करा तो ये टी टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और ये दोनों टी टी ड्वार्फ हो गया, प्योर ड्वार्फ हो गया। फेनोटाइपिक रेशियो में क्या आया, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। जेनोटाइपिक रेशियो में 50% हेट्रोजाइगस टॉल है क्योंकि ये हमारा इम्प्योर टॉल है, इसमें एक ड्वार्फ भी है ना। तो ये इम्प्योर टॉल हो गया तो हेट्रोजाइगस टॉल हो गया। ये इसमें दोनों ही स्मॉल टी है तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी यहाँ तक कोई डाउट है जो अभी अपन ने पढ़ा? Law of independent assortment. This law is based on the results of Mendel's dihybrid cross. According to this law, if two or more than two contrasting characters are considered, then this is not an effect of then there is not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character. Alleles of each character are not only separate, but alleles of different characters behave independently. They assort independently. Example, if homozygous yellow round seeded plant is crossed with wrinkled seeded plant, in F1 generation all plants are yellow seeded. Yellow seeded rounded, yellow round seeded. अब इसमें क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ असर्टमेंट में अभी तक अपन टॉल और ड्वार्फ का क्रॉसिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे अपन नए कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो अपन ने वीडियो में भी देखा था कि येलो राउंड सीडेड और ग्रीन रिंकल्ड सीडेड, इनके बीच में क्रॉसिंग कर रहे हैं। और इसमें ये कह रहे हैं वो कि अगर जब हम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं तब इनहेरिटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता।
ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ये येलो राउंडेड भी है और ग्रीन रिंकल्ड भी है, पर हमारा जो F1 जनरेशन में आ रहा है वो तो सिर्फ येलो राउंडेड ही आ रहा है, ग्रीन रिंकल्ड का तो प्रेजेंस शो ही नहीं हो रही। तो इसलिए कह रहे हैं वो कि जब हमारे दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो इनहेरिट जो होते हैं, मतलब जो हमारे ऑफस्प्रिंग में आते हैं, वो कुछ कैरेक्टर्स आते ही नहीं है ऑफस्प्रिंग में। मतलब वही बात कर रहे हैं जो अपन ने ऊपर करी थी टॉल और ड्वार्फ के बीच में, कि जब अपन टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग कर रहे थे तो ड्वार्फ का कैरेक्टर तो आ ही नहीं रहा था ऑफस्प्रिंग में, नहीं आ रहा था ना F1 जनरेशन में। यही यहाँ पे कह रहा है वो कि जब हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते ऑफस्प्रिंग में। अब देखो इसमें क्या है, दोनों Y और दोनों R हमारे पेयर जो है वो कॉमन है, तो एक Y कैपिटल और एक R कैपिटल ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डबल डबल क्या लिखना है ना। और यहाँ पे भी ऐसे ही करा हमने, एक Y स्मॉल और एक स्मॉल R ले लिया, क्योंकि यहाँ भी अपन ने डबल कुछ नहीं करा। अब इनकी मेटिंग करी तो ये दोनों सारे गैमेट्स मिल गए। अब इसमें अब जो ये बना है दिस इज येलो राउंडेड, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कैपिटल Y और कैपिटल R क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। येलो राउंडेड जो था हमारा वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, इसलिए हमारे जो F1 जनरेशन थी उसमें सिर्फ येलो राउंडेड वाला ही कैरेक्टर आया है। Yes, ma'am. अब इसकी फर्दर क्रॉसिंग करी है, वही F2 जनरेशन आई है। अब F2 जनरेशन में पहले तो इससे गैमेट्स निकाले अपन ने, तो क्या क्या गैमेट्स बने, एक तो कैपिटल Y कैपिटल R बना, एक कैपिटल Y स्मॉल r बना। अब ये स्मॉल y कैपिटल R बना एंड स्मॉल y स्मॉल r बना, ये सारे गैमेट्स बन गए। अब ये चार इन गैमेट्स का पॉलिनेशन होगा, मतलब इनकी सेल्फ क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो हमारे येलो राउंडेड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 7 8 9 बन रहे हैं ना येलो राउंडेड। येलो राउंडेड हमारे बने हैं 9, ठीक है। ग्रीन राउंडेड 3 बने हैं, येलो रिंकल्ड 3 बने हैं और 1 ग्रीन रिंकल्ड बना है। तो ये हमारा इसका फेनोटाइपिक रेशियो बन रहा है, 9:3:3:1 बना है, ठीक है। अब जेनोटाइपिक रेशियो में वही बताना है कि कौन सा हमारा वो है, जैसे डबल Y डबल R, ये तो येलो राउंडेड हो गया। अब ये जो सेकंड है ये तो क्या हो गया, हमारा होमोजाइगस हो गया येलो राउंडेड। ये वाला जो है ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस? मैम हेट्रोजाइगस। हाँ हेट्रोजाइगस हो गया, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी हेट्रोजाइगस हो गया, 4 ये वाला भी। तो ये हमारा रेशियो बताया। अब ये जैसे ये वाला है, ये वाला लास्ट वाला ये क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड है। Importance of material loss of अब ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है कि डोमिनेंट कैरेक्टर मिल जाता है हमें पहली जनरेशन। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लेथल रिसेसिव जीन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में हमें क्या मिल जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, जिससे हमारे जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, ड्वार्फनेस कोई चाहता है प्लांट में, नहीं चाहता। तो जितने भी हमारे रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो सेकंड है, जो जीन का कॉन्सेप्ट है, जीन्स का कॉन्सेप्ट था कि जो ऑफस्प्रिंग में जीन्स ट्रांसफर होती हैं और जो जेनेटिक्स थी वो इसी वजह से डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी वजह से हम जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हैं, जीन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ पा रहे हैं।
यस मैम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा अपन ने, थर्ड पॉइंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि एक जीन के पास 2 एलील्स हैं, मतलब जैसे ये है YYRR, सॉरी जो YYRR में भी देखेंगे तो 2 जीन्स ही है, YR और YR, ठीक है। और यस मैम। ऐसे ही कैपिटल T और स्मॉल t में कितनी जीन्स हैं, 2 एलील्स हैं। तो वो ये यस कह मैम। रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एक जीन के पास 2 एलील्स होती हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर्स होती है उसको कंट्रोल करती है। तो ये अपन ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो भी इसी की वजह से पढ़ा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ने और क्या चीजें बताई कि न्यू कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो जो हमारा हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हुआ था, जैसे वो क्या था, हेट्रोजाइगस था, जबकि पेरेंट जो थे दोनों होमोजाइगस थे। तो ये क्या आया, यस न्यू मैम। कैरेक्टर आया ना। F1 यस मैम। जनरेशन में जब अपन ने देखा दोनों हमारे पेरेंट होमोजाइगस थे, पर ऑफस्प्रिंग आया हेट्रोजाइगस। तो ऑफस्प्रिंग्स में हमेशा न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यूजफुल कैरेक्टर्स, और फिफ्थ पॉइंट में है कि हम यूजफुल कैरेक्टर्स जो हैं वही स्पीशीज में ला सकते हैं, और जो हार्मफुल कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल द रिसेसिव कैरेक्टर्स, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो इसकी वजह से वही वाला पॉइंट है जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो वही वापस से फिफ्थ पॉइंट में। और सिक्स पॉइंट में है कि जो हमारा हाइब्रिड प्लांट होता है ये और ज्यादा रेजिस्टेंट होता है डिजीजेस को लेकर, क्योंकि इसमें क्या इसमें सिर्फ डोमिनेंट फीचर्स एक्सप्रेस हुए होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स द डिजीजेस। तो जल्दी से इनको कीड़ा वीड़ा नहीं लगता, और इनकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी होती है। हाई यील्डिंग मतलब बहुत ज्यादा, जैसे पी प्लांट अगर हम लगाते हैं और पी प्लांट हाइड्रोजाइगस है तो वो ज्यादा उससे मटर मिलेंगे और ज्यादा उत्पादन होगा। उसके बाद है ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ। यूजेनिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये ह्यूमन रेस को इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं अपन यूजेनिक्स में। तो ये भी मेंडल्स लॉ की वजह से ही डेवलप हुई है ये ब्रांच की। ह्यूमन रेस कैसे इम्प्रूव हो रही है, जैसे कि पहले बंदर था, फिर इंसान बना धीरे धीरे, तो ह्यूमन रेस हमारी इम्प्रूव होती जा रही है और इंटेलिजेंट बनता गया ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही ये यूजेनिक्स की जो साइंस है ये मेंडल्स लॉ की वजह से डेवलप हुई है। ये हो गया चैप्टर खत्म, हो गया। क्वेश्चन आंसर उससे ही करना, आरबीएससी वाले से। यस मैम। और मैं वापस एक बार उसकी वो डाल दूंगी वेबसाइट का लिंक। एक बार फटाफटी से रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा, मतलब शुरू से कर लेते हैं एक बार। तो जेनेटिक्स में ये पढ़ा था हमने कि फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स क्या होता है। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी मतलब जो हम जीन्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो जीन्स होती हैं। जीन्स की जो पढ़ाई होती है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ऐसी प्लांट्स में होता है, ऐसी एनिमल्स में होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। हाँ हेलो, थोड़ा वापस बताना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जेनेटिक्स में अपन ने ये पढ़ा था कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, जीन्स की जो इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हम पेरेंट्स से जीन्स को इनहेरिट करते हैं, ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट्स से जीन्स को इनहेरिट करते हैं, इसकी पढ़ाई जो होती है उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं।
इसका जो नाम है जेनेटिक्स, ये एक साइंटिस्ट थे बैटसन, उन्होंने दिया था 1905 में। और जीन जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। स्पेंसर जो थे उन्होंने हेरिडिटी का नाम दिया था, हेरिडिटी नाम जो दिया था वो स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। और हेरिडिटी क्या होता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो जो ऑफस्प्रिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स टॉल होता है तो बच्चा भी टॉल होता है, पेरेंट्स ड्वार्फ होते हैं तो बच्चा भी ड्वार्फ होता है। तो ये सारे जो हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था मेंडलिज्म। मेंडल ने क्या किया था कि क्रॉसिंग करी थी, कौन से प्लांट की? पी प्लांट की, जिसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। पी प्लांट की क्रॉसिंग करी थी इन्होंने, और बहुत सारे उसके कंक्लूजन्स निकाले थे। तो इन्होंने इनका पूरा नाम था जॉर्जिया जॉन मेंडल, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो रिसर्च पेपर लिखा था काफी बड़ा ऑन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट जो था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का वो पी प्लांट पे कैरी आउट किया था। और इनके रिसर्च पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल को सक्सेस क्यों मिला था? क्योंकि मेंडल ने जो पढ़ाई करी थी उसके स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स बनाए थे। स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब बताया था मैंने? ग्राफ थे ना, ग्राफ से जो हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स बनाए थे इन्होंने जो भी इनके पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको जो मिला था, इन्होंने रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्म में किया था उसको। और इन्होंने प्लांट सिलेक्शन में बहुत टाइम लगाया था। पी प्लांट खाली अकेला प्लांट तो होता नहीं, दुनिया में पता नहीं कितने सारे प्लांट हैं, पर इन्होंने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पी प्लांट को चूज किया था। तो इनका प्लांट सिलेक्शन जो था वो काफी अच्छा था। और इन्होंने जो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करी थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में, कि इनहेरिट कैसे हो रहे हैं, तो कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। अब पी प्लांट क्यों इन्होंने चूज किया था? पी प्लांट एनुअल होता है। एनुअल का अपन ने मतलब देखा था कि उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन में सारा फेज खत्म हो जाता है लाइफ, ये मतलब एक ही साल में वो प्लांट जो है हाँ खत्म हो जाता है। 10 मिनट बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, ज्वाइन वापस से कर लेना, ठीक है। 10 मिनट बाद अपना बंद होगा, ज्वाइन कर लेना, बंद नहीं होगी क्लास। एनुअल प्लांट है क्योंकि स्मॉल टाइम में ये सारी फेजेस अपने लाइफ के जी लेता है। एक ही बार एक ही सीजन में इसकी डेथ हो जाती है, हर बार अपने को नया पी प्लांट लगाना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम सारे जो उसके स्टेजेस है लाइफ की, सारी जनरेशन जो है वो हम एक ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट जो होता है इसमें इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन आसान हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन मींस एक ही प्लांट में हमारा फीमेल और मेल गैमेट दोनों मिल जाता है, तो हमारा फटाफट प्लांट बढ़ता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो भी इसमें बहुत इजी होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी इजी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इजी है। और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं इसमें पी प्लांट में। तो क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट में, ये सारा ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। कि शेप होती है इसकी, अलग अलग कलर होते हैं, ये सारे हाइट है, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं, विद डायग्राम बुक में दिया हुआ है। ये रीडिस्कवरी शायद अपन ने छोड़ दिया था पहले। अब ये रीडिस्कवरी शायद अपना छूट गया था पिछली बार, तो बता रही हूँ मैं कि रीडिस्कवरी में क्या होता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ना मेंडल ने डिस्कवर तो कर लिया, पर वो उनके काम करने के बाद 35 साल तक ये लॉ ऑफ मेंडलिज्म जो था वो इग्नोर्ड चैप्टर हो गया। इसको वापस से लोगों ने उठाया ही नहीं, इग्नोर्ड टॉपिक हो गया था ये। तो फिर एक साइंटिस्ट आए ह्यूगो डी व्राइज, जो हॉलैंड के थे,
और दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस जर्मनी से, और एरिच वोन स्केचमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। इन लोगों ने वापस से रीडिस्कवर किया मेंडल्स लॉ को, और कब कौन से साल में किया था? 1900 में। एंड वाइल वर्किंग सेपरेटली, काम इन लोगों ने साथ मिलके नहीं किया था, अलग अलग काम किया था, फिर बाद में जाके सबने अपने काम को रिकलेक्ट किया होगा। उसके बाद इसकी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है। जीन्स क्या होता है? सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन्स ट्रांसमिशन होता है, तभी तो हम कहते हैं ना कि इसमें इसके जो फीचर्स हैं वो हेरिडिटी की वजह से हैं, क्योंकि हमने जीन्स को इनहेरिट करा है फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जीन्स क्या है? सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है जो एक फैक्टर की तरह काम करता है टू कंट्रोल अ कैरेक्टर को कंट्रोल करने का इसका काम होता है जीन का। दूसरा अपन ने अलील क्या होता है? एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल करता है, जीन का एक पार्ट। जैसे टी होमोजाइगस जीन थी हमारी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इसका अलील क्या हो जाएगा? सिंगल कैपिटल टी। ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी के अलील्स क्या क्या हो जाएंगे? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, देखो जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया है, हाइट ऑफ प्लांट में 2 अलील्स हैं, टी, तो वो ठीक है, तो एक कैपिटल टी वाला हमारा टॉलनेस का है और एक स्मॉल टी वाला ड्वार्फिज्म का है। होमोजाइगस अलील में क्या होंगे? दोनों अलील हमारे या तो कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे। हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। फेनोटाइप में क्या कहते हैं? फेनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस मींस दिखता कैसा है। फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस भी टॉल ही दिखेगा और होमोजाइगस भी टॉल ही दिखेगा, तो इसको हम फेनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कहते हैं जीन्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल होमोजाइगस टॉल होगा तो उसका जीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? कैपिटल टी। और हेट्रोजाइगस टॉल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, तो क्या वो कंटेन कर रहे हैं उसको जेनोटाइप कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर, ये तो पता ही है आपको, जो F1 जनरेशन में रिफ्लेक्ट होता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? जो F1 जनरेशन में जनरेट नहीं होता। एक्सप्रेस कहाँ होता है रिसेसिव कैरेक्टर? कौन सी जनरेशन में होता है? F2 में होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या पढ़ा था कि जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर हमारा कंसिडर होता है। तो जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन सा कैरेक्टर हमारा कंसीडर कर रहे थे अपन? ड्वार्फ कर रहे हैं या टॉल कर रहे हैं? कैपिटल टी और ड्राफ्ट मैम। जो कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन सा कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं अपन? हाइट का कैरेक्टर। हाइट। दोनों ही हाइट को ही तो दर्शा रहे हैं ना, एक ड्वार्फ हो चाहे टॉल हो, दोनों ही हाइट है। हाइट एक सिंगल कैरेक्टर है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं। तो हाइट के तो ये तो सब टाइप्स हो गए हाइट के, है ना, ड्वार्फ और टॉल। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जहाँ मल्टीपल कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स हम करते हैं। जैसे कि अपना जो आगे था येलो रिंकल्ड, येलो राउंडेड एंड ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है ना, सीड के 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। समझ आ गया? डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड में ऐसी 3 कैरेक्टर्स होंगे कोई भी, और पॉली हाइब्रिड में बहुत सारे होंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या था कि जहाँ पे F1 जनरेशन जो होती है वो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस होती है, ठीक है। जैसे कि F1 जनरेशन क्या है हमारी? F1 जनरेशन हमारे डायनोल्ड डोमिनेट। हाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यही है ना F1 जनरेशन। और रिसेसिव पेरेंट कौन सा है? रिसेसिव पेरेंट मैम डोमिनेट। रिसेसिव पेरेंट डोमिनेंट कैसे? रिसेसिव पेरेंट है क्या उसका, वो बताओ कैसे लिखते हो? हाँ, स्मॉल टी है ना रिसेसिव पेरेंट। यस मैम।
तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला तो अपनी F1 जनरेशन आई है, देखो यहाँ पे क्रॉस देखो लेफ्ट राइट साइड पे, ये था ना अपने F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। और रिसेसिव पेरेंट कौन सा है इनमें से, दोनों में से? रिसेसिव पेरेंट मैम टॉल टी डबल टी कैपिटल टी। स्मॉल ना, स्मॉल डबल टी ना, Small. यही तो रिसेसिव पेरेंट है, इसके ही तो Yes, फीचर ma'am. दिया अपने ऑफस्प्रिंग में। तो जब Yes, ma'am. अपन इसकी ये ऑफस्प्रिंग की क्रॉसिंग करते हैं रिसेसिव पेरेंट से, तो इसको अपन बैक क्रॉस कहते हैं, Yes, ma'am. सॉरी इसको अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस कब कहते हैं? जब अपन इसकी ऑफस्प्रिंग की क्रॉसिंग किससे करते हैं? डोमिनेंट पेरेंट से करते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। फिर आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है? पहले तो अपन जब क्रॉस करते हैं तो जो अपना डोमिनेंट पेरेंट होता है उसको अपन मेल कंसिडर करते हैं, और जो अपना रिसेसिव पेरेंट होता है उसको फीमेल कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो क्रॉस होता है उसमें उल्टा कर देते हैं, जो अपना होमोजाइगस टॉल प्लांट था उसको अपन फीमेल कंसिडर कर रहे हैं, और जो हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट था उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं? मेल। तो इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/3 होता है। ऐसे ही देखो यहाँ हो रहा है, पहले मेल को फीमेल, पहले जो मेल कंसिडर किया उसको बाद में फीमेल कर लिया, और जो पहले फीमेल कंसिडर किया उसको बाद में मेल कर लिया। मेल कर लिया। फिर आती है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में क्या होता है कि जो वो जनरेशन जहाँ पे हमारे पेरेंट्स की क्रॉसिंग होती है टू जनरेट ऑफस्प्रिंग, उसको पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। पेरेंटल जनरेशन के बाद आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या हो रहा है कि ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हो रहे हैं पेरेंट्स से, और सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है? ऑफस्प्रिंग जो ऑब्टेन हो गया F1 जनरेशन से वो F2 जनरेशन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये जनरेशन हुई है, इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की क्रॉसिंग हुई है। अगली जो F2 जनरेशन हुई है, F2 जनरेशन में क्या हो रहा है? जो अपन ने F1 जनरेशन में अपने को प्रोडक्ट मिला है, मतलब ये हाइब्रिड टॉल जो मिला है, इसकी क्रॉसिंग होगी आगे, तो वो F2 जनरेशन होगी। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, तो रेशियो के बारे में हो रहा है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो रेशियो बन रहा है ना, फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक, तो जो मोनो हाइब्रिड वाले में बनेगा रेशियो उसको मोनो हाइब्रिड रेशियो कहेंगे, और डाई हाइब्रिड वाले क्रॉस में जो रेशियोज बनेंगे उसको डाई हाइब्रिड रेशियो कहेंगे। फिर पढ़ा अपन ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसका पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात हो रही थी, आ गए सब? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे शो हुआ? अपन ने F1 जनरेशन में जब क्रॉस किया था तो रिसेसिव जो था, रिसेसिव कैरेक्टर क्या था? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म नहीं दिखा हमें, सिर्फ टॉलनेस दिखी। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अपन ने ये पढ़ा कि जो जीन्स होती है उसकी अलील सेपरेट आउट होती है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन है, इसके अलील्स क्या क्या है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये दोनों सेपरेट आउट होंगी वाइल क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो ये अपन ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा कि जीन्स की जो अलील्स होती हैं ये सेपरेट आउट हो जाती हैं वाइल क्रॉसिंग। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होगा? लॉ ऑफ प्योरिटी कि जो हेटेरोजाइगस होगा वो इम्प्योर होगा, क्योंकि उसमें कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। और प्योर कौन होगा? जिसमें दोनों एक जैसे होंगे।
जो होमोजाइगस होगा नेचर में दैट इज प्योर। तो ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। Yes, ma'am. उसके बाद ये क्रॉस था, Mm, ठीक है, जिसमें वही वाला ये पर्पल वाइट वाला जो वीडियो देखी थी अपन ने, कि पहले तो अपना Yes, ma'am. पर्पल ही आया था क्योंकि पर्पल डोमिनेंट था, और जब वापस से क्रॉसिंग हुई F2 जनरेशन में व्हाइट फ्लावर भी दिखा अपने को। सेम अपन ने पी प्लांट में करा है कि जब पहले क्रॉसिंग ma'am. करी तो सिर्फ टॉल दिखा था, फिर F2 Yes, जनरेशन में ma'am. अपने को एक ड्वार्फ भी मिला, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। Yes, ma'am. फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक्स आ गया ना समझ में? फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक। Yes, ma'am. बैकक्रॉस में क्या है, ऊपर भी आया था बैकक्रॉस कि F1 जनरेशन जो हमारी आई है हाइब्रिड वाली, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अपन ने या तो रिसेसिव से क्रॉस करेंगे या डोमिनेंट से क्रॉस करेंगे। अब बैक क्रॉस के 2 टाइप है। आउट क्रॉस में क्या हो रहा है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रही है। दूसरा वाला कौन सा है, टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रही है। ठीक Yes, है। ma'am. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें अपन ने ये पढ़ा है कि एक कैरेक्टर जो होता है वो इनहेरिट नहीं होता हमेशा। जैसे कि जब टॉल F1 जनरेशन में क्या हुआ था, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर का होना ना होना एक ही बराबर हुआ, क्योंकि ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर था वो ऑफस्प्रिंग में दिखाई नहीं दिया। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर हमारा दिखता है और एक कैरेक्टर नहीं दिख रहा। ठीक है। तो जब भी हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं तो इनहेरिटेंस की टाइम पे एक कैरेक्टर जो होता है वो नहीं दिखता। ये इसकी क्रॉसिंग थी, येलो राउंडेड ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है। इसका ये टेबल बनाना है। इसका रेशियो आया था 9:3:1। Yes, ma'am. ठीक है, ये रेशियो था इसका। फिर अपन ने इम्पोर्टेंस पढ़ा था मेंडल्स लॉ का, कि ये इस मेंडल्स लॉ की वजह से अपन जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हैं। मेंडल्स लॉ की वजह से जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, जो हमें नहीं चाहिए, सॉरी, जो हमें रिसेसिव कैरेक्टर्स थे, रिसेसिव कैरेक्टर्स जो हमें नहीं चाहिए थे हमारे ऑफस्प्रिंग में, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से नहीं आए। और उसकी वजह से जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द डिजीजेस, ज्यादा हाई यील्डिंग है, बहुत ज्यादा फसल आती है उससे। ठीक है। यूजेनिक्स पढ़ा। यूजेनिक्स जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस है, मतलब जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन कैसे हमारे ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव होते हैं उसकी पढ़ाई जो होती है दैट इज यूजेनिक्स। यूजेनिक्स डेवलप ही इसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ मेंडल्स लॉ। Yes, ma'am. उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है। तो ये चैप्टर मैं कल पूछूंगी, अच्छे से पढ़ लेना। और Yes, अभी हाँ yes, ma'am. हाँ मैम इसका पीडीएफ भेज देना। हाँ ठीक है, अभी डाल देती हूँ मैं ग्रुप में। और ये क्वेश्चन आंसर जो है ना वो जो साइट है उसका भी लिंक डाल दूंगी, उसी से करना। सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं उसमें। ठीक है। तो ठीक है, फिर चलो आज तो आप मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे ना? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ लूंगी चैप्टर में से। ठीक है टॉपिक ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाय। Yes, ma'am. ठीक है मैम। Bye, ma'am.